नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे पेपर से संबंधित जो महत्वपूर्ण हस्तियों के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ इम्पोर्टेंट हस्तियों के बारे में और बात करेंगे जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह के बारे में, जिनका पूरा नाम चौधरी बीरेंद्र सिंह शौकंद है। इनका जन्म जो है जींद जिले के बांगर क्षेत्र में एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ है। बांगर क्षेत्र में जन्म होने के कारण चौधरी बीरेंद्र सिंह को बांगर का शेर भी कहा जाता है। ये चौधरी छोटू राम जी के दोहिते हैं। जींद जिले की जो क्रिकेट टीम है उसके कप्तान भी ये 1964 से 67 तक रहे हैं। बीरेंद्र सिंह के पुत्र के बारे में बात करें तो ब्रिजेंद्र सिंह वो इनके पुत्र हैं और 2019 में वे हिसार से सांसद भी चुने गए। चौधरी बीरेंद्र सिंह 5 बार विधायक, 3 बार हरियाणा में मंत्री और 3 बार सांसद भी रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है उचाना कला क्षेत्र इनका राजनीतिक करियर में निर्वाचन क्षेत्र रहा है। अगले जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं उनका नाम है खुशीराम। खुशीराम जी का जन्म जो है 7 अगस्त 1936 को झामरी गांव जिला झज्जर में हुआ था, जिसको झावरी भी कहा जाता है। ये राजपूताना राइफल्स में एक बाल सैनिक भर्ती हुए थे तथा अपने गुरु सूबेदार मूलचंद, तो हमारे पेपर में अगर खुशीराम जी के कोच या गुरु के बारे में बात की जाए तो सूबेदार मूलचंद इनके गुरु रहेंगे। उनके मार्गदर्शन में इन्होंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। खुशीराम जी का खेल अगर पूछा जाए तो बास्केटबॉल इनका खेल था, और बास्केटबॉल जो है लंबी हाइट के खिलाड़ियों के लिए सूटेबल रहता है। तो इनकी हाइट के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 6 फुट 4 इंच की हाइट थी खुशीराम जी की। इन्होंने 1965 में भारतीय राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम की कप्तानी की थी, जिसने एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पहली बार भाग लिया। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि पहली बार एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो खुशीराम जी। और अगर पूछा जाए कि भारतीय टीम ने पहली बार एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भाग कब लिया, तो 1965 में। खुशीराम जी एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में टॉप स्कोरर रहे और ऐसा करने वाले एकमात्र भारतीय हैं खुशीराम जी। खुशीराम जी को भारत छोड़कर फिलीपींस के लिए खेलने की प्रेरणा फिलीपींस के बास्केटबॉल खिलाड़ी लोरो मुमार ने दी थी कि आप इंडिया छोड़कर हमारी फिलीपींस की टीम में आ जाइए तो फिलीपींस बास्केटबॉल में वर्ल्ड चैंपियन बनकर दिखाएगी। 1967 में खुशीराम जी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि उस समय सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता था। इनके पुत्र राम कुमार जी भी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, वह मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेता रहे हैं इनके पुत्र राम कुमार जी। वैसे इनके 2 पुत्र हैं, राम कुमार व अशोक कुमार, दोनों ही बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, परंतु राम कुमार जी जो हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। खुशीराम जी को हमारे हरियाणा में द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया, इंडिया का माइकल जॉर्डन और बास्केटबॉल का जादूगर, और उसके अलावा एशिया का सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान खिलाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने टॉप स्कोरर रहने का काम किया है, तो स्कोरिंग मशीन इसलिए इनको कहा जाता है। मृत्यु की बात करें तो खुशीराम जी की मृत्यु 29 दिसंबर 2013 में हुई थी। अगली बात करते हैं देवेंद्र सिंह सूरा जी की। इन्हें हरियाणा के ट्री मैन कहा जाता है। इनका संबंध जो है हमारे हरियाणा के सोनीपत जिले से है और देवेंद्र सिंह सूरा जी चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत भी हैं। इन्होंने अपने करियर में 1 लाख से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर ट्री मैन की उपाधि प्राप्त की है। अगली बात करते हैं हमारे हरियाणा से संबंधित मशहूर अभिनेता की, जिनका नाम है उत्तर कुमार। इनका जन्म तो वैसे बेहता हाजीपुर गांव गाजियाबाद यूपी में हुआ था, परंतु इन्होंने हरियाणवी फिल्मों में काम किया है। 2004 में आई इनकी फिल्म धाकड़ छोरा सुपर हिट रही थी, जिस कारण उत्तर कुमार को भी हमारे हरियाणा में धाकड़ छोरा के उपनाम से भी जाना जाता है। इन्हें हरियाणवी फिल्मों का सुपरस्टार भी उत्तर कुमार को कहा जाता है। इनकी प्रमुख फिल्मों के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो इनकी सुपरहिट फिल्म धाकड़ छोरा, उसके अलावा करमवीर, म्हारा गांव म्हारा देश, अकड़, मन्नू धाकड़ मैन, कुणबा, डियर वर्सेस बियर और महासंग्राम इनकी महत्वपूर्ण फिल्में हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है, परंतु ये जो फिल्में हैं इनके बारे में पेपर में पूछे जाने के चांसेस हैं। स्वामी ओमानंद सरस्वती के बारे में बात करें तो स्वामी ओमानंद सरस्वती जी का जन्म जो है नरेला दिल्ली में हुआ था। इनका मूल नाम भगवान देव था
तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि स्वामी ओमानंद सरस्वती का मूल नाम, तो भगवान देव हमारा आंसर रहेगा। इन्हें राज पंडित की उपाधि भी हमारे हरियाणा में प्रदान की गई है। इन्होंने 1942 में झज्जर गुरुकुल के आचार्य का पदभार ग्रहण किया था। उस समय इन्हें आचार्य भगवान देव ही कहा जाता था, परंतु 1969-70 में इन्होंने संन्यास लेकर स्वामी ओमानंद सरस्वती ये बन गए। तो स्वामी ओमानंद सरस्वती का मूल नाम भगवान देव है। और हमारे पेपर में अगर इनसे संबंधित किसी भी प्रकार से इनके दोनों नामों से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगले इम्पोर्टेंट व्यक्ति की बात करते हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, और पीछे कई पेपरों में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिनका नाम है संत गरीबदास जी। संत गरीबदास जी के जन्म की बात करें तो बैसाख पूर्णिमा के दिन 1717 ईस्वी को चौधरी बलराम धनखड़ व माता रानी के घर हुआ था। बलराम धनखड़ जी जो हैं उनका मूल गांव करोथा था। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि संत गरीबदास जी का मूल गांव कौन सा था, तो करोंथा इनका मूल गांव रहेगा, क्योंकि इनके पिता का गांव करोंथा था। परंतु वे अपनी ससुराल छुड़ानी आकर बस गए थे। बलराम धनखड़ जी अपनी ससुराल छुड़ानी आकर बस गए थे, क्योंकि गरीबदास जी के नाना यानी बलराम धनखड़ जी के ससुर जो थे शिवलाल जी, उनके पास संपत्ति काफ़ी थी परंतु पुत्र नहीं था। तो उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को अपने घर रख लिया। संत गरीबदास जी का जन्म छुड़ानी में ही हुआ था, इसलिए हमारे पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो संत गरीबदास जी का गांव छुड़ानी रहेगा। अगर मूल गांव देकर और पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और करोथा भी ऑप्शन में है तो हम जरूर करोथा ही करेंगे। गरीबदास जी का विवाह जो है गांव बरौना सोनीपत के नादर सिंह दहिया की पुत्री देवी से हुआ था। इनकी धर्मपत्नी का नाम देवी था। इन्हें 4 पुत्र व 2 पुत्रियां प्राप्त हुई। 4 पुत्रों में जेतराम, तुर्तीराम, अंगदेराम और आसाराम, और 2 पुत्रियां दिलकौर तथा ज्ञानकौर थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने गरीबदास को आशीर्वाद देने हेतु बुलाया था, और इन्होंने उन बादशाह के सामने 3 मांगें रखी थी, जो कि बादशाह ने मान ली थी। जिसमें प्रथम मांग तो थी कि संपूर्ण राज्य में गोवध बंद हो, दूसरे धर्मियों पर अत्याचार बंद हो, किसानों के अन्न पर टैक्स बंद हो, वह अकालग्रस्तों को लगान में छूट हो। तो ये 3 मांगे गरीबदास जी ने मोहम्मद शाह रंगीला से मांगी थी और उन्होंने इनको स्वीकार किया था। तब इन्होंने कहा था कि जो कोई मान्य शब्द हमारा, राज करे काबुल कंधारा। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि जो कोई मान्य शब्द हमारा, राज करे काबुल कंधारा शब्द जो हैं हरियाणा से संबंधित किस व्यक्ति के हैं, तो संत गरीबदास से इनका संबंध रहेगा। परंतु बादशाह की ये मांगे मानने के बाद उनके परामर्शदाताओं ने गरीबदास के खिलाफ षड्यंत्र रचा। फिर इन्होंने कहा कि यहाँ शत्रु का हमला होगा, तो अगले ही वर्ष दिल्ली पर नादिर शाह का हमला भी हुआ। संत गरीबदास जी के गुरु की बात करें तो संत कबीर गरीबदास जी के गुरु थे। संत गरीबदास के काव्य संग्रह की बात करें तो गरीब ग्रंथ, जिसे रत्न सागर भी कहा जाता है, वो इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। देह त्याग की बात करें तो 1788 में 61 वर्ष की उम्र में संत गरीबदास जी ने देह त्याग किया। इनके नाम पर हरियाणा, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात आदि में 110 आश्रम संत गरीबदास जी के नाम पर बने हुए हैं। कबीरदास जी जो हैं, इन्हें फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को 1727 में यानी 10 वर्ष की उम्र में गरीबदास जी से मिले थे। उसी दिन को गरीबदास जी का बोध दिवस मनाया जाता है, और मुख्यतः सतलोक आश्रम करोंथा में इनका बोध दिवस है मनाया जाता है। संत गरीबदास को हरियाणा में कई उपनामों से भी जाना जाता है, जिनमें प्रमुख हैं सतगुरुदेव, बंदी छोड़, पूर्ण ब्रह्मा, आचार्य श्री। इन नामों से हमारे हरियाणा में संत गरीबदास जी को जाना जाता है। इनके स्मारक की बात करें तो छत्री साहिब छुड़ानी में इनका महत्वपूर्ण स्मारक है। इसके अलावा एक स्मारक सहारनपुर यूपी में भी स्थित है। तो अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाए कि हरियाणा से संबंधित किस संत का स्मारक सहारनपुर यूपी में है, तो उसका हमारा आंसर रहेगा संत गरीबदास। संत वीर भान के बारे में बात करें तो संत वीर भान जी ने नारनौल में 1657 में सतनामी संप्रदाय की नींव रखी थी, और इनके नेतृत्व में सतनामियों ने 1672 में औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष किया था, जो कि काफ़ी चर्चित है। संत वीर भान जी को मध्यकाल का कवि भी कहा जाता है। तो ये हमने अब हमारे HSSC पेपर से संबंधित
कुछ इम्पोर्टेंट हस्तियों के बारे में बात की जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, और हमने वहीं तक उनके बारे में पढ़ा है जहां तक हमारे पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी खूब ज़ोर शोर से करते रहिए। और इन नोट्स को एक बार अपने हाथ से लिखकर और 2 से 3 बार इनको पढ़कर फिर अपने पास रखें, और जब पेपर आपका आता है तब एक बार रिवीजन करके जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको अपनी तैयारी में काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए।